हेलो भाई लोग। आज हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर का एक टॉपिक वर्क का रिवीजन करेंगे। रिवीजन जैसे मान लो तुम पहले से पढ़े हो, ठीक है। अब जैसे मेरे केस में भी होता था कि जब भी हम पढ़े होते हैं, जैसे कभी 1 महीना बाद 2 महीना बाद अगर हम क्वेश्चन लगाते थे तो पूरा मतलब माइंड में वो सारा नहीं आता था। सारे जो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं आता था कैसे होगा, बट मैं थोड़ा थोड़ा याद आता था कि वर्क एनर्जी होता है, फोर्स प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा थोड़ा याद आता था, बट उसके लिए हम लोग रिवाइज करेंगे छोटा सा वीडियो में कि वर्क कैसे, मतलब रफली रिवाइज कर लेंगे कि कैसे काम करता है, क्या क्या इसका मतलब बेसिक चीज़ है, ठीक है। उससे फिर हम लोग क्वेश्चन लगाने में मदद होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज कि वर्क, देखो डिफिनेशन पे मत जाओ क्योंकि वैसे अगर एसर्शन रीजन भी बनेगा ना तो डिफिनेशन पे नहीं बनता है। हाँ, तुमको ऐसे बन सकता है कि मान लो तुमको ऐसा कुछ दे दिया कि हाँ वर्क जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं, ठीक है, फोर्स करता है कि नहीं, तो ये सब डिस्प्लेसमेंट मतलब कैसे होता है ये सब, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मल बस रिवीजन करेंगे। तो आज हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, हाँ, जैसे वर्क होता है फोर्स वेक्टर डॉट डी वेक्टर, डी होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अब तुम लोग ऐसे वेक्टर में पढ़े होगे या यूनिट बेसिक मैथ भी पढ़े होगे कि किसी का भी डॉट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट अगर उसको हम लोग कंपोनेंट करें तो इसका आता है एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। डॉट का आता है कॉस, और वही अगर क्रॉस का आता है साइन थीटा आता है, ठीक है। तो इसमें डॉट आता है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। अब देखो, वर्क डन दो, मतलब सिंपल दो, मतलब नॉर्मली जो है दो फोर्स, एक होता है फोर्स होता है कांस्टेंट फोर्स, एक होता है वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कि कांस्टेंट फोर्स की मदद से कैसे हम लोग वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स की मदद से हम निकालेंगे वर्क डन, ठीक है। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक मतलब बेसिक डायग्राम कि मान लो ये बॉडी है, मास इसका m है, ठीक है। फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है, ठीक है, थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है, और लास्ट में ये बॉडी जो है मास m यहाँ आ जाता है और इसका यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आ जाता है डिस्प्लेसमेंट होके। तो इसमें क्या करेंगे कि जो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स कंपोनेंट किसके तरफ, डिस्प्लेसमेंट की तरफ करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंपोनेंट लेंगे तो एफ कॉस थीटा, और एक ऊपर लेंगे एफ साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ऊपर वाला देखो एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इधर, तो इस फोर्स के हिसाब से यहाँ थीटा 90 आ जा रहा है, ठीक है। तुमको पता ही है कॉस 90 क्या होता है, 0। तो इधर वर्क क्या भी हो जाएगा, वर्क भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर देखो, इधर थीटा कितना हो रहा है, थीटा 90 से कम ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 से कम ही हो रहा है तो कुछ आएगा, ठीक है, वर्क डन कुछ आएगा, ठीक है। तो अब देखो, तो वर्क डन बराबर एफ डॉट डी, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा इंटू डी, ठीक है। हाँ देखो, जो ये लैंग्वेज वाला ना, अगर ये तुमको याद रह जाएगा ना तो तुम अगर ये फॉर्मूला भूल भी जाओगे ये तो तुम अपने आप माइंड में आ जाएगा। तो ये है कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर यानी फोर्स वेक्टर अलोंग किधर, डी वेक्टर की तरफ, इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये रख देगा याद फिर सब। हाँ, अब एक आता है डायमेंशन। वर्क का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो तुम लोग को
यहाँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स का पता ही है, ठीक है। तुम लोग को इतना देखो बेसिक याद रखना होगा, फोर्स का रखना होगा, ये सब रखना होगा, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एल, ठीक है। तो इसका होगा एम एल 2t-2, इसका होगा डायमेंशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, अब हम लोग बात करते हैं यूनिट का, ठीक है। यूनिट क्या होगा इसका, वर्क का, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट वो होता है जूल, ठीक है, जूल होता है। एंड जूल हो गया। और उसके बाद अब देखो, जैसे वर्क होता है एफ डॉट डी वेक्टर, ठीक है। तो इसमें आता है जैसे फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, तो एन टू एम, ठीक है। अब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन का होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक इसका आता है सीजीएस यूनिट भी आता है, ठीक है, एक सीजीएस यूनिट भी आता है इसका, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कुछ नहीं, सीजीएस जो होता है ना, जैसे अगर डिस्टेंस जो है सी मतलब सेंटीमीटर में आ जाएगा, और मास ग्राम में आ जाएगा, और टाइम सेकेंड में ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो वर्क का होता है, जैसे फोर्स का होता है डाइन इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डी है तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो इसको क्या बोलते हैं, अर्ग, ठीक है। तो ये सब तुम इसको अगर ऐसे लिख सकते हो, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये भी हो गया। अब तुमको कुछ यूनिट मतलब यूनिट कन्वर्जन कुछ याद रखना होगा, क्योंकि अगर इस चैप्टर में भी काम आएगा और आगे वाला चैप्टर में भी काम आएगा। जैसे तुम 12th के कुछ चैप्टर पढ़ोगे, 11th का कुछ चैप्टर पढ़ोगे, उसमें याद आएगा। जैसे 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, ठीक है। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक है। और उसी तरह से 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। उसी से एक और आता है 1 किलो ठीक है। तो हाँ, तो ये सब ये ना याद रखना, क्योंकि आगे वाला चैप्टर में भी तुमको काम आएगा। तो सीधे हम लोग शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्क जो होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ठीक है। अब फोर्स जो होता है उसका कंपोनेंट लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ अलोंग, ठीक है। तो उसमें आ जाता है एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। अब कांस्टेंट फोर्स की मदद से वर्क निकालेंगे तो उसमें होगा तुमको एफ कॉस थीटा इंटू डी। ये स्टेटमेंट याद रखना, कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर अलोंग डी वेक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डायमेंशन तुमको पता ही है, ml2t-2, और यूनिट्स याद रख लेना, ठीक है। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ, और उसके बाद हाँ, जो जितना ये किया ना, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन खुद से कर लेना। अब देखो क्या होता है, जो वर्क होता है वो 3 आ सकता है। मैं बताते जा रहा हूं क्या क्या आएगा। देखो, पॉजिटिव वर्क भी आ सकता है, ठीक है। अब कंडीशन क्या क्या पॉजिटिव, ठीक है, कंडीशन बता दे पॉजिटिव वर्क आने का। पहला जो, जैसे मान लो, पहले फॉर्मूला लिख लो, वर्क डन बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अब देखो तुम्हारा थीटा जो है वो 90 डिग्री से नहीं, गलत। थीटा जो है 90 डिग्री से कम आना चाहिए। अब तू बोलोगे कैसे, ठीक है। अब देखो, तुम्हें पता ही है कॉस थीटा का, अगर तुम जितना आगे जाओगे तो उतना तुम्हारा वैल्यू कम होते जाता है, ठीक है। तो और कॉस 90 का जो है, कॉस 90 यानी थीटा 90 पे जो है, कॉस क्या हो जाता है, कॉस 90 क्या होता है
जीरो हो जाता है, ठीक है, वहाँ वर्क डन जीरो हो जाएगा। इसीलिए थीटा जो है 90 डिग्री से कम होना चाहिए, जिसको एक्यूट एंगल होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज जो जैसे मान लो तुम एक और कंडीशन, जैसे मान लो क्वेश्चन में जैसे दे दिया तुमको कि कोई बॉडी है फ्रीली फॉल कर रहा है, मान लो कि ये बॉडी है, मास m है, वो फ्रीली फॉल कर रहा है, ठीक है, ग्रेविटी, ठीक है, यहाँ पे तो देखो इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, ठीक है, और यहाँ फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी की मदद से mg, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फोर्स भी इधर, तो एंगल कितना हो जाएगा, जीरो, कॉस जीरो कितना होता है 1, तो फोर्स वर्क डन कितना हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, आएगा कि नहीं, पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इसी तरह से, और ग्रेविटी की वजह से आ ही रहा है। और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेगेटिव के लिए, नेगेटिव वर्क, ठीक है। अब नेगेटिव वर्क क्या होता है, देखो कैसे आता है नेगेटिव वर्क, तुमको कैसे याद रखना, तो वर्क जैसे वर्क डन बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा, ठीक है, थीटा, अगर तुम्हारा थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो कॉस 180 आ जाता है -1, ठीक है, और जैसे मान लो कि ये बॉडी है, ठीक है, मान लो ये बॉडी है, ठीक है, मास m है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट इसका फोर्स जो है इधर लग रहा है, ठीक है, तो देखो 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है, और कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और हाँ इसका जो, हाँ जैसे मान लो कोई गाड़ी है, गाड़ी जा रहा है, मान लो कार जा रहा है, उसका ब्रेक लगाएंगे तो उसका भी नेगेटिव आएगा, देखो क्योंकि ब्रेक रोकने के लिए लगाते हैं, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं तो उसके अपोजिट फोर्स लगेगा, ठीक है, अपोजिट फोर्स लगेगा, लेकिन देखिए जहां ब्रेक लगाते हैं वहीं नहीं रुकता है गाड़ी, थोड़ा आगे जाके, यानी डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट लगता है, जिधर फोर्स लगता है उसके अपोजिट, तो उसमें भी वो थीटा 180 आ जाएगा, तो माइनस वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। और इसका बढ़िया एग्जाम्पल है तुमको समझने के लिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फ्रिक्शन वाला। मान ले ये एक रोड है, ठीक है, मान ले एक रोड है, यहाँ पे एक चक्का है, ठीक है, व्हील है, और इसमें फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन लेस नहीं है, फ्रिक्शन है, तो ये जो आगे जाएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा ना पीछे, और ये जाएगा आगे, तो डिस्प्लेसमेंट आगे हुआ, तो इसमें भी 180 डिग्री बनता है, तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो बेस ये अच्छा एग्जांपल है, फ्रिक्शन वाला अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। तो और एक आता है, अगला आएगा तुमको जीरो वर्क कैसे होगा, तो इसमें कंडीशन ये है जीरो वर्क आने का कि या तो तुम्हारा फोर्स जीरो लगे, ठीक है, या तो तुम्हारा फोर्स जीरो लगे, या तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, या तो तुम्हारा फोर्स जीरो हो, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, ठीक है, या तुम्हारा थीटा जो है 90 आ जाए। अब थीटा 90 हम शुरू में क्या बोले थे, कॉस 90 क्या होता है, जीरो, तो वर्क डन जीरो, ठीक है। अब तुम मान ले, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे तुमको, मान ली ये पेंडुलम है, ठीक है, मास कुछ है m है मान लेते हैं, ठीक है, और ये ना देख यहाँ टेंशन ऊपर लगेगा, mg लगेगा, मान ली ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो इधर जाएगा मूव करके, फिर इधर से आके इधर जाएगा, तो देख इस अगर मूव करेगा, यहाँ पे जो इधर पहले मूव डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इधर होगा, यहाँ 90 आ रहा है, तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, वर्क। मान ली ये यहाँ आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन t लगेगा, बट इधर जा रहा है तो d इधर लगेगा, यहाँ पे भी 90, मान ली ये यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन लगेगा, मान ले इधर जा रहा है या इधर ही जा रहा है मान ले, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 90, तो इस पेंडुलम का जो है वर्क डन 90 हो, 90 मतलब थीटा 90 होता है, वर्क डन जीरो होता है, ठीक है। अब जो है देखो तुम्हें ये तो हो गया, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब, पॉजिटिव कब होगा वर्क डन, नेगेटिव कब होगा वर्क डन, ठीक है, और जीरो वर्क डन कब होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो वर्क डन है ना, वर्क डन जो है
फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग को पढ़ेंगे जो वर्क डन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। तो देखो क्या होता है, बता दो तुमको। डिपेंडेंसी ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो देखो फोर्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। डिपेंडेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फोर्स नहीं करता है बट डिस्प्लेसमेंट करता है, तो वर्क डन भी डिपेंड करेगा। ठीक है, वर्क डन भी डिपेंड करेगा, तो वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब मान लो एक एग्जांपल तुमको देते हैं, एक एग्जांपल देते हैं तुमको। ठीक है, मान ले ये बेस है। ठीक है, मतलब ग्राउंड है, यहां पे एक इंसान खड़ा है। ठीक है, और यहां पे एक लिफ्ट है। ठीक है, यहां पे एक लिफ्ट के अंदर एक इंसान खड़ा है और एक डब्बा रखा है मास m का। ठीक है, और ये लिफ्ट ऊपर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अब देख इस डब्बा पे नॉर्मल की वजह से लगेगा, नॉर्मल लगेगा। ठीक है, तो देख यहां पे इस बॉक्स का वर्क डन होगा कि नहीं या कितना होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि अगर इसमें दो कंडीशन, मान ली यहाँ ए है, ये बंदा ए है, ये बंदा बी है। ठीक है, ये बंदा ए है, ये बंदा बी है। ठीक है, अगर तुम्हें बोलता है कि वर्क डन ऑफ ए बंदा के हिसाब से क्या होगा। ठीक है, तो देखो ए बंदा यहां पे है, ये कहीं डिस्प्लेस रेस्ट में है। ठीक है, और लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो देखो फोर्स तो लग रहा है नॉर्मल कारण यहाँ पे इस डब्बा पे। ठीक है, तो इस बंदा को हिसाब से डिस्प्लेस भी कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसकी वजह से होगा नॉर्मल इंटू डी, ए की वजह से। ठीक है, तो फोर्स आएगा, मतलब वर्क डन आएगा। ठीक है, अब वही बोल दे तुमको वर्क डन बाय बी के हिसाब से होगा कि नहीं। तो देख फोर्स तो लग रहा है ऊपर, बट ये बॉक्स और ये एक साथ ऊपर जा रहा है, इसको लगेगा कि बॉक्स रेस्ट पे है इसके हिसाब से। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन भी जीरो होगा। ठीक है, तो इसी से मतलब तुमको पता चल गया कि डिपेंडेंसी ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि वर्क डन कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन लगेंगे और उसके बाद हाँ, अगर इसका क्वेश्चन तुम ट्राई करना, अगर नहीं लगेगा तो मुझे कमेंट करना। ठीक है, मैं बिल्कुल कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अभी मैं इसलिए नहीं कराऊँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि बस रिवीजन है, जो कुछ थोड़ा थोड़ा बस तुम्हें ऐसा कुछ बोल दे कि हाँ मतलब एक होता है ना कि रिमाइंड करवा दे, तुम कर लोगे। नहीं करोगे तो मुझे कमेंट करना। कुछ क्वेश्चन है जो कि इतना क्वेश्चन करा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, मतलब बना लोगे। ठीक है, हाँ अब एक कुछ कंडीशन होता है, मान ले तुम जनरली क्वेश्चन सब देखोगे कि मान ले वो स्टेयर होता है ना, सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी, तो तुमको बोलता है ऐसे जनरली कि कोई इंसान है। ठीक है, ये पैर है इसका। ठीक है, ये मान लो पैर है। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, सीढ़ी पे चढ़ रहा है, तो वर्क डन होगा कि नहीं। रुक जाओ, दिख नहीं रहा है, सॉरी। हाँ देखो, ये इंसान सीढ़ी पे चढ़ रहा है, वर्क डन होगा कि नहीं। ठीक है, तो देखो इसका हम फ्री डायग्राम बनाते हैं, ऊपर नॉर्मल लगेगा। ठीक है, बट ये जो पॉइंट है ये डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। ठीक है, बोलो कैसे, क्योंकि ये पैर उठा के यहां रखेगा। ठीक है, पैर उठा के यहां रखेगा,
तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो वर्क डन बाय नॉर्मल पीसमैन का 0 होगा। ठीक है, अब एक लिफ्ट, मान लो एक और कंडीशन लेते हैं कि मान लो लिफ्ट है, ठीक है, यहां पे इंसान खड़ा है और ये इसका पैर है, रखा हुआ है, मतलब खड़ा है तो रहेगा ही, और ये लिफ्ट जो है ऊपर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, यानी ऊपर मूव कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये लिफ्ट है। ठीक है, तो देख यहाँ इसका नॉर्मल रहेगा ऊपर। ठीक है, तो देख ये ऊपर रहेगा बट डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, तो इस केस में नॉर्मल की वजह से वर्क डन एन इंटू एस होगा। ठीक है, इस केस में नहीं होगा। ठीक है, तो ये है कांस्टेंट फोर्स के वजह से वर्क डन निकालने का तरीका। ठीक है, अब एक आता है, अब अगला आता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, वेरिएबल फोर्स के कारण कैसे वर्क डन निकालें। ठीक है, तो देखो उसमें वो कंडीशन होता है, पहले मैं लिख देता हूं हेडिंग ताकि तुम लोग को समझ में आए। वेरिएबल फोर्स के कारण कैसे वर्क डन निकाले या कैसे होता है। ठीक है, देखो मान ले, मतलब उसमें देखो उसमें कंडीशन होता है कि ऐसे मान लो है, ठीक है, फोर्स यहाँ लग रहा है, x1 है। ठीक है, मान लो बहुत सारा जैसे 3D होता है ना, तो x y 1 z 1। ठीक है, ये फाइनल पोजीशन है, x2 y2 z2। ठीक है, यहाँ फोर्स लग रहा है थीटा पे। ठीक है, या मान ले ऐसे थीटा। ठीक है, ये थीटा मान ले। ठीक है, ठीक है, तो इसमें तो अब छोटा सा d होगा, डिस्प्लेसमेंट लेगा। ठीक है, अब छोटा सा वर्क आएगा तो उसका तुम छोटा सा वर्क आएगा तो इंटीग्रेट कर, फाइनली फॉर्मूला ये आता है इसका कि जो वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ x डायरेक्शन का फोर्स इंटू x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट x1 से लेके x2 तक, और मान लो एक डायरेक्शन का होगा। ठीक है, एक वेरिएबल होगा कि x होगा तो एक लिखेंगे, और 2 होगा 3 होगा, मान लो 3 मैक्सिमम 3 ही होगा। ठीक है, तो इसका होगा y डायरेक्शन का फोर्स इंटू y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट y2, y1 से y2 की तरफ जाएगा। ठीक है, और तीसरा आएगा z1 से z2। ठीक है, ये फाइनल फॉर्मूला होता है वेरिएबल फोर्स का। ठीक है, इसको याद कर लो। ठीक है, अब तुमको मैं कुछ इसका तुमको एक, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि इसका एक क्वेश्चन करा दूँ, बट ज़्यादा लंबा हो जाएगा यार, मैं नहीं चाहता हूँ। तुम लोग कोशिश करना, नहीं तो मेरे को कमेंट करना, मैं बिल्कुल कराऊंगा, बिल्कुल ही कराऊंगा। ठीक है, इसमें मेरे को कराने में मज़ा आता है, बट ठीक है आया कि नहीं, बट तुम एक बार ट्राई करना। ठीक है भाई, पढ़ो। हाँ, एक चीज़ और, अगर तुम नीट का तैयारी करते हो, ठीक है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि रोज सोने से पहले कुछ मत सोचो, कुछ मत किसी के बारे में सोचो, कोई कुछ बोले तो तुम्हें अच्छा लग रहा है तो करो, तुम्हें फायदा हो रहा है तो, बट एक चीज़ जरूर अपने तरफ से ऐड कर लो उसमें, सोने से पहले रोज एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ के सोना अच्छे से, एक चैप्टर जैसे भी रीडिंग करके सो जाना, चाहे समझ में आए नहीं आए, बट रीडिंग करके सो जाना। क्योंकि तुम देखना लास्ट जब नीट होगा ना, अभी से तुम ऐसा करोगे तो जब तक नीट होगा तब तक तुम्हारा इतना बार एनसीईआरटी तुम पढ़ चुके होगे कि तुम सोचो, मतलब कोई भी लाइन अगर ऐसे दिमाग में तुम देखते ही क्वेश्चन ना, तुम्हारे टिप्स पे आ जाएगा कि हाँ ये लाइन तो वहाँ पढ़ा था, इसका ये नहीं ये होगा, असर्शन रीजन ट्रू फॉल्स सब समझ में आ जाएगा। बट प्लीज़ पढ़ के ही सोना रात में, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है। तो थैंक यू यार।